हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, हिस्ट्री के आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी। एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे किसी ना किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में। एसएससी के एग्जाम्स में मौर्य डायनेस्टी से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए हमने मौर्य डायनेस्टी से टॉप 10 क्वेश्चन को चूज किया है। ये टॉप 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरी की पूरी मौर्य डायनेस्टी आपकी इन क्वेश्चन में ख़त्म हो जाने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर डिड द ग्रीक अम्बेसडर मेगास्थनीज कम? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चन के आंसर को इस एक क्वेश्चन में मर्ज कर रखा है, मिला रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जितने भी ग्रीन वाले पॉइंट हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, तो मैंने इन क्वेश्चन के आंसर को केवल इस एक क्वेश्चन में मिला दिया, यानी कि मर्ज कर दिया। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर डिड द ग्रीक अम्बेसडर मेगास्थनीज कम? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो आया था। यहाँ एक ग्रीन वाला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मेगास्थनीज यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य हुई संधि के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर्स में कि मेगास्थनीज जो था ये किस देश का निवासी था, तो यह यूनान का था, ये ग्रीक का था। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि हुई थी, तो इसके स्वरूप जो है यह मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेगास्थनीज कई वर्षों तक भारत में रहा तथा उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, और आपको भी पता होगा ये क्वेश्चन बार बार को एग्जाम्स में रिपीट करता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिका पुस्तक जो थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और इस इंडिका पुस्तक में उसने भारत में जो कुछ भी देखा वो सारा वर्णन जो है इस पुस्तक में किया। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर बताया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, उसको भारत का सबसे बड़ा नगर जो है कि बताया है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दोस्तों, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, बिंदुसार प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं महान राजा अशोक मौर्य का पिता था। दोस्तों, इस एक पॉइंट में जो है कि दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ मर्ज किए गए हैं, मिलाए गए हैं। आगे आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बिंदुसार को जो है कहा जाता है कि बिंदुसार जो है एक पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और महान राजा अशोक का पिता था। ठीक है, चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका? अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियोज में शामिल किया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ईयर्स में बार बार पूछा है, और भी कुछ ईयर्स है, जैसे आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछा था, पर मैंने उन सबको शामिल नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। यहाँ ग्रीन वाला पॉइंट देखते हैं, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, अशोक के अभिलेख दिल्ली टोपरा पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। दोस्तों, इस पॉइंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था कि जो है अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता किसे मिली, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, और उन्होंने इसको जो है 1837 ईस्वी में पढ़ा था। और किस अभिलेख को पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था, या दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, और गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। ठीक है, और देवनागरी ये हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर लोकेटेड? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी?
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वही स्थान है जिसको प्रेजेंट टाइम में हम पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन बी है लुम्बिनी। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन सी है, सी वैशाली। वैशाली वह प्लेस है जहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी वैशाली के बिहार में भगवान महावीर स्वामी को का जन्म हुआ था, या उनकी जन्मस्थली है। अच्छा, ऑप्शन डी है बोध गया। बोध गया वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए हम इन ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आधुनिक पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के संबंध में अपनी पुस्तक इंडिका में, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा जो इंडिका किसकी रचना थी, इसको मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर दीवार से घिरा हुआ, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र जो था वो कौन था, बिंदुसार था, ठीक है। तो यहाँ एक ग्रीन वाला पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र, यानी कि बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के माता का नाम दुर्धरा था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, अमित्रोचेटस एवं मद्रसार भी कहा गया। अच्छा दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देखते हैं। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व था। बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपदा विरासत में प्राप्त किया। विरासत का मतलब इसके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पहले ही महान शासक थे, तो उनकी जो भी संपदा थी वो बिंदुसार को जो है विरासत में मिली थी, तो इसीलिए काफ़ी बड़े राज्य पर शासन किया तथा दक्षिण भारत की ओर राज्य का विस्तार भी किया। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों इस पॉइंट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, वो बिंदुसार था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता के नाम से जानते हैं। अच्छा, महान पुत्र का पिता के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका पुत्र जो अशोक था वो बहुत ही महान सम्राट हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और महान राजा अशोक का पिता था, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन सी देख लेते हैं, बृहद्रथ। ये बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था। बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। और बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। यहाँ एक ग्रीन वाला पॉइंट देख लेते हैं। बिंदुसार का पुत्र मौर्य राजवंश का महान सम्राट अशोक था। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों में से उसे देवा नाम प्रियदर्शी अशोक कहा गया है। दोस्तों इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से इतिहास में अशोक को जाना जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। दोस्तों इस पॉइंट से भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा है कि अशोक वर्धन के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक वर्धन के नाम से अशोक को ही जाना जाता है, जो कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है या कहा गया है। मौर्य राजवंश के शासकों में केवल अशोक ने ही अखंड भारत पर राज्य किया है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना अशोक ने की थी, ठीक है। और इसका पता कैसे चलता है, राज तरंगिणी एक पुस्तक है जिसको कल्हड़ ने लिखा है। अब यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बार बार पूछता है कि राज तरंगिणी जो है ये किसकी रचना है। तो राज तरंगिणी जो है ये कल्हड़ की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। अब यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा है कि किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। तो कौन था, अशोक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संमित्रा को श्रीलंका को तब सिलोन के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर भेजा था। दोस्तों इस पॉइंट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्रों में से किसे श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र को और पुत्री संमित्रा को भी भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है,
अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहाँ पर अशोक ने धम्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, धम्म प्रचारक का मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अभी ऑप्शन सी के विषय मैंने पीछे बताया, बृहदरथ कौन था? ये मौर्य वंश का जो था ये अंतिम शासक था। ठीक है, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार जो है वो अशोक का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार एंड द स्तूपा एट सांची? बिहार की बोध गया में महाबोधि मंदिर तथा सांची के स्तूप का किसने निर्माण करवाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर रखा है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही ऑप्शन है बी, अशोक ने करवाया। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो सांची की स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया। सो इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर रखा, क्योंकि इसका आंसर एक ही था, सेम था। ठीक है, अच्छा इसका एक ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, मौर्य सम्राट अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। यानी कि बोध गया बिहार में जो महाबोधि मंदिर है उसका संस्थापक या उसकी स्थापना किसने की थी? वो अशोक ने की थी, या अशोक को ही महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, महाबोधि मंदिर की संरचना में द्रविड़ वास्तुकला की झलक मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, और पूछा है कि महाबोधि मंदिर की संरचना में किस वास्तुकला की झलक मिलती है, तो द्रविड़ वास्तुकला शैली की झलक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, सांची का स्तूप ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले में मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में जो है कि ये सांची का स्तूप जो है स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, सांची के स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया था। कब कराया था? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, और इसकी ऊंचाई 54 फीट है, और ये अर्ध गोलीय गुंबद है, और इसके केंद्रीय कक्ष में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, अभी बृहदरथ के विषय में मैंने पीछे बताया, बृहदरथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसको याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ था। अशोक कौन था? ये बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर फॉट द वॉर ऑफ कलिंग? कलिंग का युद्ध किस भारतीय शासक ने लड़ा? दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अशोक। अशोक ने जो है वो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम देख, अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त ये गुप्ता डायनेस्टी से इनका रिलेशन है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीन वाला पॉइंट देख लेते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। दोस्तों एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि कलिंग का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग का युद्ध का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, या कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, कि अशोक के 13वें शिलालेख से इसके साक्ष्य में मिलते हैं। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है, और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ को त्याग कर, धम्म घोष का मतलब होता है शांति की आवाज़ सुनना या पसंद किया या अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है, कलिंग युद्ध से हुए व्यापक नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कलिंग का प्राचीन कलिंग जो है ये वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बता दूं कि जितने भी एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैंने एक क्वेश्चन में जो है कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन को ढूंढ कर मर्ज कर रखा है, और जितने भी 10 क्वेश्चन हैं आप समझ लीजिए मौर्य डायनेस्टी की पूरी आपको जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं सब के सब इसी 10 क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 6 से 7, 8 क्वेश्चन को एक साथ मिलाया गया है, मर्ज किया गया है, इसलिए जो है कि आप नोट्स जरूर बनाएं और याद भी जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉज द कंटेम्प्रोरी ऑफ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन, अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। और अर्थशास्त्र के लेखक, यहाँ क्वेश्चन पूछा अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। और किसके समकालीन थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यहाँ एक ग्रीन पॉइंट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, बचपन का नाम विष्णुगुप्त है दोस्तों, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है क्योंकि ये प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा चाणक्य से रिलेटेड। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य ने, चाणक्य ने। और जो है कि ये पूछा है किसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य के बचपन का नाम था। और किसको कौटिल्य के उपनाम से जाना जाता है, तो ये चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है, तो इस केवल इस एक ग्रीन पॉइंट में आप समझ लीजिए कम से कम 3 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है अर्थशास्त्र लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी परामर्शदाता और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि चाणक्य कौन था, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त का मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य था। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है कि चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र वर्तमान पाकिस्तान में, जो तक्षशिला विद्या केंद्र है वर्तमान पाकिस्तान में बढ़ता है, के प्रसिद्ध आचार्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला विद्या केंद्र से ही प्राप्त की थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन मिलेगा। नालंदा ये बिहार में पड़ता है, बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जबकि ये तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला पंजाब में, सॉरी पंजाब बोल रहा हूँ, तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लाइफ साइकिल यानी कि जीवन वृत्त, ऑप्शन बी दिया है इंटरनल पॉलिसी यानी कि आंतरिक नीति, ऑप्शन सी दिया है फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला पॉइंट, अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जिनमें जीवन वृत्त, आंतरिक नीति तथा विदेश नीति की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, इन सभी की जानकारी मिलती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है। एक ग्रीन वाला पॉइंट देख लेते हैं, शिलाओं तथा चट्टानों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये प्रीवियस में पूछा है कि शिलालेख किसे कहते हैं, तो जो चीज़ शिलाओं या चट्टानों पर उत्कीर्ण की जाती है या लिखी जाती है उससे ही बोलते हैं हम शिलालेख। ठीक है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने शुरू किया था। और सम्राट अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों पे सबसे पहली लिखावट जो शुरू की थी वो सम्राट अशोक ने शुरू की थी। ठीक है, इसलिए इनको जो है शिलालेख का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है अशोक के शिलालेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जिनमें जीवन वृत्त, आंतरिक नीति तथा विदेश नीति की जानकारी मिलती है। इसका सही ऑप्शन डी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है शिलालेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा कैसी है, तो वो प्राकृत भाषा है। और उसकी लिपि कौन सी, ब्राह्मी है, मैंने पहले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। तो लेकिन किंतु 2 अभिलेखों मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि मानसेहरा, अशोक के शिलालेखों में से मानसेहरा अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि खरोष्ठी है। शाहबाज गढ़ी को प्रीवियस में 1-2 बार पूछा है, तो शाहबाज गढ़ी की भी लिपि जो है वो खरोष्ठी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज कनिष्क का रॉयल डॉक्टर, कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसमें भी हमने कम से कम 6-7 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर रखा है जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कौन कनिष्क के राजवैद्य थे, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चरक। चरक ही कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक को ही चिकित्सा का जनक माना जाता है, चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट देखते हैं। चरक आयुर्वेद के ज्ञाता और कनिष्क के राज दरबार में राज चिकित्सक थे और इनको जो है अभी बताया जैसा कि चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है चरक ने चरक संहिता की रचना की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में बहुत बार पूछा है कि चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक संहिता की रचना चरक ने की है। ठीक है,
नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अच्छा दोस्तों, ये भी बार बार पूछता है कनिष्क जो थे एक कौन से वंश से रिलेटेड थे, तो कनिष्क जो थे ये कुषाण वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, या इनका संबंध कुषाण वंश था। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आपको बताया है कि चतुर्थ संगीत के दौरान ही जो है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान तथा महायान। और चतुर्थ संगीत की अध्यक्षता किसने की, तो चतुर्थ संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ग्रीन पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगीत से ही कनिष्क ने शक संवत को आरंभ किया। ठीक है, ऑप्शन डी चाणक्य कौन थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। पतंजलि कौन थे, पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। दोस्तों आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, जाते जाते आपको थोड़ा मोटिवेट करता जाऊँ, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से ही जीवन को आसान बनाया जा सकता है। कहा जाता है उसका जीवन बेकार है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। सफल तो तब होंगे जब सफलता के लिए कोई मार्ग चुनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और तभी आप और हम कड़ी मेहनत कर पाएंगे। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो संघर्ष करना ज़रूरी है। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन बेकार है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।